जय हिंद प्यारे दोस्तों, मैं आशीष श्रीवास्तव आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फिजिक्स में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ यहाँ पे मैं आप सबके सामने हाजिर हुआ हूं, जिसका नाम है मोशन यानी गति। यहाँ पे हम लोग गति से संबंधित सभी प्रमुख तथ्य जानेंगे, जैसे कि आप इसमें डिस्प्लेसमेंट जान पाएंगे, आप इसमें डिस्टेंस जान पाएंगे, किस किस तरीके से इससे न्यूमेरिकल्स बनते हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने का प्रयत्न करूँगा। इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको बता दिया था कि अदिश और सदिश राशियाँ कौन कौन सी होती हैं और किस तरीके से इनको छांट करके आप अलग अलग तरीके से निकाल सकते हो, यानी इनको निकालने की विधि क्या है, इसके बारे में मैंने ट्रिक्स भी अवेलेबल करा दिया था और उसका आपको नोट्स भी मैंने अभी प्रोवाइड करा दिया है। देखिए, आप चैनल में जाएंगे, चैनल में आप जाएंगे, जैसे चैनल को आपने सर्च किया, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये चैनल आपका आ गया एल्स स्टडी। आप चैनल में जाएंगे, सब्सक्राइब किया होगा आपने या नहीं किया है तो भी आप चैनल में जाइएगा और उसके बाद देखिएगा, इसमें प्लेलिस्ट के बगल में कम्युनिटी वाला एक ऑप्शन आता है। कम्युनिटी वाले ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ देखने को आपको मिलेगा कि यहाँ पे आपको नोट्स प्रोवाइड करा दिया गया है। तो अदिश और सदिश राशियों से संबंधित आपको नोट्स भी मैंने अभी प्रोवाइड करा दिया है। अभी हाल ही में मैंने प्रोवाइड कराया है 1 घंटे के अंतराल में। तो इसको आप यहाँ से देख करके लिख भी सकते हैं और अपने पिछला लेक्चर अगर अभी आपने नहीं पढ़ा हुआ है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप जाकर के पढ़ लीजिएगा। आइए आज का क्लास शुरू करते हैं बेटा। हम ये जानने का प्रयत्न करेंगे कि सबसे पहले मोशन है क्या, यानी गति कहते किसे हैं। कहते हैं ना, थोड़ा सा अपने गति को बढ़ाओ, फास्ट करो, लेकिन इसको जब डिफाइन करना होगा, परिभाषित करना होगा कि गति क्या है, तो फिर क्या बोलोगे आप। तो समय के साथ साथ यदि किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होता है तो इसको ही हम क्या कहते हैं जी, गति कहते हैं। ध्यान देना, समय के साथ साथ किसी वस्तु की स्थिति में होने वाला परिवर्तन ही गति कहलाता है। इसको मैं नोट करता हूं, समय के साथ साथ या समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है बेटा, तो गति कहलाता है। अब ध्यान देना, ए कोई बिंदु ए है और ए कोई बिंदु बी है और एक वस्तु मैंने ये त्रिभुज बना दिया। मान लो ये कोई वस्तु है त्रिभुज, मान लो 1 सेकंड के अंतराल में ये त्रिभुज कहाँ पे आ जा रहा है, बिंदु बी पे आ जा रहा है। तो इनके बीच की जो क्रियाविधि होगी, यही क्रियाविधि, यही जो घटना होगी, यही घटना ही गति है। यानी समय के साथ, कितने समय में, तो बोलोगे 1 सेकंड में। 1 सेकंड में किसी वस्तु की एकांक समय में या किसी समय के साथ साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो गया ना, तो ये परिवर्तन ही गति है। लेकिन इनके बीच की जो लंबाई तय की जा रही है, अगर वो कहा जाएगा तो दूरी हो जाएगा और आपको अभी दूरी नहीं समझना है, आपको यहाँ पे गति समझना है। तो समझ गए, समय के साथ साथ किसी वस्तु की स्थिति में जो परिवर्तन हो गया, यानी वस्तु जो है ए से बिंदु बी तक पहुँच गई, तो इसको हमने गति कह दिया। लेकिन अगर समय के साथ साथ किसी वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन देखने को ना मिले, यानी ये 1 सेकंड तो बीत चुका है लेकिन ये वस्तु अपने जगह पर स्थिर है, यानी ए पे था और 1 सेकंड के बाद भी ये वस्तु कहाँ है, वहीं पे जस का तस बना हुआ, तो फिर क्या होगा, तो फिर वस्तु को विरामावस्था में कहा जाएगा। इस चीज को आपको समझना होगा कि यदि समय के साथ साथ किसी वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन देखने को न मिले, नोट कर लीजिएगा, एसएससी ने एक बार कूट में एक क्वेश्चन बना करके पूछा था कि यदि समय के साथ साथ या एकांक समय में किसी वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन देखने को ना मिले तो फिर वस्तु किस अवस्था में मानी जाएगी, तो विरामावस्था में मानी जाएगी, क्योंकि वो जहाँ थी वहीं पे पड़ी हुई है, तो विराम पड़ी हुई है, स्थिर पड़ी हुई है। तो इसको यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, यदि समय के साथ वस्तु के स्थिति में कोई परिवर्तन न हो तो उसे किस अवस्था में कहेंगे बेटा,
तो उसे विरामावस्था में कहते हैं। अब आप समझ जाओगे, यदि कोई वस्तु समय के साथ साथ परिवर्तित नहीं हो रही है तो उसको विरामावस्था में कहते हैं, और यदि कोई वस्तु समय के साथ साथ परिवर्तित हो जाती है तो उसको गतिमान अवस्था कहते हैं, यानी गति कहते हैं। ठीक, गतिमान अवस्था और गति का परिभाषा एक तरीके से बना के दिया जा सकता है। रट्टा मार करके फिजिक्स नहीं पढ़ पाओगे आप, मैंने पहले से कहा था। यहाँ पे अपना फोकस बनाए रखना है आपको। जिस तरह से अपने लक्ष्य के प्रति आप अपना फोकस बनाते हो ना, कहीं और फोकस बनाओगे ना, दुनिया बहुत खतरनाक है। दुनिया को इग्नोर करके अगर किसी स्पेशल चीज़ पर, आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, दुनिया को इग्नोर करके अगर किसी स्पेशल चीज़ पे फोकस किया, ठीक है, मतलब थोड़ा सा उसको फिजिक्स की भाषा में मैं समझा दूँ कि दुनिया को ब्लर करके अगर किसी स्पेशल चीज़ पे फोकस किया तो बाद में वही स्पेशल चीज़ आपको क्रॉप कर देगी और किसी दूसरे चीज़ पे फोकस करने लगेगी। इसलिए अपना फोकस अपने विषय पर, अपने लक्ष्य पर रखना है, आगे बढ़ते रहना है, किसी भी रुकावट से रुकना नहीं है। कोई भी अच्छी चीज़ रास्ते में आपका ध्यान आकर्षित करने का प्रयत्न करे, वहाँ पे ठहर करके उसको, उसके मुस्कान पर और उसके आकर्षण पे झुकना नहीं है, तब जा कर के सफलता हाथ लगनी है बेटा। बहुत कठिनाई भरी मंजिल होने वाली है, और अगर आज लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी 1-1.5 साल के अंतराल में, आने वाले 10-15 साल का बाद का जब मैं सोचता हूँ ना, तो मुझे दिखता है कि ऐसे बच्चे जो है ना, जो नेतागिरी में हैं, जो प्यार इश्क मोहब्बत में पड़े हुए हैं, जो युवा नेता बन करके ये विधायक, सांसद और 2 कौड़ी के छोटे छोटे नेताओं के साथ माला पहना करके स्वागत करते हुए हैं ना, सेल्फी ले कर के फेसबुक वगैरह पे डाल देते हैं, इंस्टा पे डाल देते हैं, और उनको काफ़ी खुशी का माहौल देखने को मिलता है। भीख मांगते हुए नजर आएंगे लोग। इस चीज़ को समझिएगा। बेरोजगारी का आलम इतना ज़बरदस्त है कि 8वां वेतन जैसे ही लगा ना, ये बेरोजगारी और चरम सीमा पे जाएगी। जब, और देखो, सरकारी वेतन तो भाग जाएगा, 30% तक बढ़ गया, जो 40-45 पा रहे हैं वो 65-70 पे जाएंगे, जो 30-32 पा रहे हैं 45-47 पे जाएंगे। लेकिन प्राइवेट सैलरी जो है ना, उसमें 500 रुपये मात्र बढ़ता है, साल भर में 500 रुपये मात्र बढ़ाया जाता है। इस चीज़ को समझना। तो अपना फोकस अपने सब्जेक्ट पे, अपने लक्ष्य पे रखो। 1-1.5 साल 2 साल में बहुत सारी वैकेंसियाँ जो रेलवे वगैरह की हैं, यूपीपी की हैं, जीडी की हैं, या सुपरटेट मान लो आ जाए उनकी हैं, तो इसको निकाल करके किनारे कर दो और रात दिन एक कर दो, ताकि आपके साथ साथ आपकी आने वाली पीढ़ी भी सिक्योर हो जाए। नहीं तो आपके बच्चों का क्या होगा, इस चीज़ को आप समझ लेना। अभी तो आपको अच्छा लग रहा होगा कि चलो वो लड़कियां जो है हमको बहुत बढ़िया से लाइन मार रही है, बहुत अच्छी है, उसके साथ थोड़ा सा घूम लिया जाए, पढ़ाई तो चलता रहेगा। तो उस लड़कियां को छोड़ दो, पैसा आएगा तो उससे पता नहीं कि उस लड़की की तरह या उस लड़के की तरह कितने लोग तुम्हारे आजू बाजू घूमते हुए नजर आएंगे। फिर उस समय शकल तुम्हारा फैशन नहीं देखा जाएगा। 50 रुपये का हवाई चप्पल पहन के निकलोगे, स्लीपर पहन के निकलोगे ना, तो भी आकर्षण तुम्हारे साथ चलेगा। और आज बेरोजगार हो, रेड चीफ और वुडलैंड का भी पहन के घूमोगे, ठीक है, लीवाइस का पहन के घूमो, गुस्सी का टी-शर्ट पहन के घूमो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सामने वाला जान रहा है कि बंदा बेरोजगार है और 2 कौड़ी का भी है, इसका मतलब कोई महत्व नहीं है। या तो फिर प्राइवेट जॉब में अच्छी खासी सैलरी हो, 60-70 हज़ार 1 लाख के आसपास। तो इस चीज़ को समझना। बेरोजगारी का आलम बहुत खतरनाक है बेटा। दिल में एक आग लगा दो। वो आग जो होनी चाहिए आपके लक्ष्य के लिए होनी चाहिए, किसी लड़की या लड़के के लिए नहीं होनी चाहिए, ना तो फिर जिंदगी झंड हो जाएगी और घमंड भी नहीं बचेगा शेष। आइए देखते हैं। तो आप गति समझ गए, थोड़ा सा बात करना जरूरी होता है, आप अपने हो, और अगर मैं आपसे बात नहीं करूँगा, आपको सच्चे राह के तरफ अग्रसर नहीं करूँगा, तो फिर दिक्कत वाली बात है। कभी कभी ही करता हूँ मैं, रेगुलर नहीं करता ऐसा, आप जानते हो। तो विरामावस्था आप समझ गए। अच्छा, गति के बारे में एक चीज और ध्यान देना आप। जो गति है, गति एक अदिश राशि है। गति क्या है जी? एक अदिश राशि है। और अदिश राशि मैंने बताया था कि किस तरीके से आप याद कर सकते हो, ट्रिक भी मैंने बताया था, सदिश राशि से संबंधित ट्रिक भी मैंने बताया था। तो गति मुझे लगता है समझ में आ गया होगा आपको। अब थोड़ा सा यहाँ पे
देखते हैं दूरी किसे कहते हैं। इंग्लिश में इसको बेटा बोलते हैं डिस्टेंस, दूरी। अब दूरी केवल आपको नॉर्मली पढ़ के नहीं निकलना है, क्योंकि भाई आप प्रतियोगी परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हो और यहाँ से न्यूमेरिकल टाइप में क्वेश्चन कर लिया दूरी से और विस्थापन से, तो आप फंस जाओगे, फिर दिक्कत हो जाएगी। थोड़ा इसके न्यूमेरिकल टाइप को भी समझ लेना है। दूरी क्या होता है, एकदम गति की तरह से परिभाषा नहीं है, गति और दूरी में बहुत अंतर है, ठीक है। अच्छा, वही मैंने बताया था ना कि ये लंबाई, अगर ए से बी के बीच के जो लंबाई है वो लंबाई क्या है, दूरी है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एकांक समय में किसी वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई को क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। और दूरी भी क्या है बेटा, एक अदिश राशि है। दूरी क्या है, यह एक अदिश राशि है। अच्छा, इसका मात्रक क्या है बेटा, इसका मात्रक एसआई मात्रक। तो इसका मात्रक मैंने आपको बताया था, दूरी का लंबाई का मात्रक क्या है, लंबाई या दूरी का मात्रक तो मीटर है। अब थोड़ा एक विशेष चीज पे ध्यान दीजिएगा, मैंने अदिश और सदिश राशियों को ज्ञात करना तो बता दिया था, लेकिन अदिश और सदिश राशियों के मान कैसे होते हैं, नकारात्मक होते हैं, धनात्मक होते हैं, शून्य होते हैं या अनंत होते हैं, क्या होते हैं, ऐसे करके भी प्रश्न दे दिया जाता है। जैसे पूछ लिया कि दूरी निम्नलिखित में से कैसी राशि है, अनंत है, शून्य है, धनात्मक है या ऋणात्मक। आप कन्फ्यूज हो जाओगे। तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, क्योंकि आप अलग अलग राशि को मत पढ़ना कि ये धनात्मक है, ये ऋणात्मक है, फला अनंत है तो फला जीरो है, इस तरह से नहीं पढ़ना है। आप दो राशियों को उठा लेना, ऐसे दो राशियों को उठा लेना बेटा, एक यहां पे लिख लेना अदिश, एक यहां पे लिख लेना सदिश। और आप अदिश और सदिश राशियां कौन कौन सी हैं तो पढ़ ही चुके हो, बोलो हाँ, पढ़ चुके हो, हाँ या ना, पढ़ चुके हो। तो अदिश राशियां सभी की सभी हमेशा पॉजिटिव होती हैं, इस चीज को ध्यान देना है आपको। अब जहां जहां मैं आपको बोलूं कि फला राशि अदिश राशि है, तो तुरंत आप वहां पे कह देना कि इसका मान सदैव धनात्मक होता है। मतलब चार ऑप्शन अगर आ जाए, दूरी कैसी राशि, दूरी का मान कैसा होता है, धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य या फिर अनंत, तो हमेशा, चूंकि दूरी एक, हमेशा चेक कर लेना कैसी राशि बताया था सर ने, तो अदिश राशि बताया था। तो अदिश राशियों का मान सदैव धनात्मक होता है, यानी ये केवल धनात्मक होगा, केवल धनात्मक होगा। लेकिन अगर सदिश राशि में बोलूं तो आप बोल देना ये धनात्मक भी हो सकता है, ये ऋणात्मक भी हो सकता है, ये शून्य भी हो सकता है। और कोई भी भौतिक राशि सामान्यतः कभी अनंत नहीं हो सकती यदि उसमें कोई अपवाद ना हो। तो अनंत तो कुछ नहीं होगा, अनंत तो एकदम दूसरे तरफ चला गया। सदिश राशियों का मान हमेशा धनात्मक, मतलब हमेशा नहीं, धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। तो अब मैं राशि केवल बोलूंगा कि ये अदिश है या सदिश, मान आप खुद निकालिएगा कि इसका मान धनात्मक होगा या कि ऋणात्मक होगा, ठीक है। तो ये क्या होगा भाई, लिख लेना इसका मान, ये भी प्रश्न पूछा गया है रेलवे ग्रुप डी में, समझिएगा। अब मैंने बहुत आसानी से आपको टैकल करना बता दिया किस तरीके से आप राशि से नहीं, बल्कि आपको ये चेक कर लेना है कि ये अदिश है या सदिश, इसी से निकाल के कर लोगे। कि ये राशि आपको अलग अलग पढ़ने की जरूरत नहीं है कि गति कैसी, गति का मान कितना होता है या बल का कितना होता है, कार्य का कितना होता है। जब बल पूछे तुरंत सोचना बल क्या है, अदिश है या सदिश है। तो अदिश होगा तो धनात्मक होगा, सदिश होगा तो धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य कुछ भी हो सकता है जी इसमें। तो इसका मान सदैव धनात्मक होता है, इसका मान सदैव धनात्मक होता है। तो दूरी आप जान गए, दूरी के बारे में अगर इतना आप पढ़ लेते हो ना,
तो बहुत आसानी से कोई भी प्रश्न टिकल कर ले जाओगे। लेकिन अब थोड़ा न्यूमेरिकल वाले पे हमको चलना है ना, थोड़ा दूरी से संबंधित न्यूमेरिकल जानना है। तो न्यूमेरिकल जानने के लिए अलग अलग मैं दूरी और विस्थापन का बताऊं, ये कहीं ना कहीं फिजिक्स के साथ सही होगा नहीं, ठीक है। तो दूरी के साथ हम जब विस्थापन भी पढ़ लेते हैं, यानी डिस्टेंस के साथ डिस्प्लेसमेंट भी पढ़ लेते हैं, तो दोनों का न्यूमेरिकल जब एक साथ बनाएंगे ना, तो अभी फिजिक्स और आसान हो जाएगा। तो चलिए हम लोग दूरी पढ़ लिए, तो हम लोग ये भी पढ़ लेते हैं कि विस्थापन क्या है। यहाँ पे विस्थापन इंग्लिश में बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। इसको मैं बोलता हूं शॉर्टकट डिस्टेंस। अच्छा, कुछ लोग देखो बाइक को लेके निकलते हैं तो कहते हैं इधर से 10 किलोमीटर पड़ेगा, हाई मेड़िया पकड़ के निकलोगे, मेड़ी है ये जो रास्ता थोड़ा ख़राब है, लेकिन इधर से 4 किलोमीटर पड़ेगा। तो जो थोड़ा कंजूस टाइप में होते हैं, ठीक है, जिनको लगता है कि थोड़ा बहुत हमारा तेल बच जाएगा, ठीक है, वो शॉर्टकट पकड़ के निकलते हैं। लेकिन जिनको लगता है कि मुझे मेड़ पे उछल कूद करने से अच्छा है कि मैं सीधा सीधा ये रास्ता बढ़िया है 10 किलोमीटर वाले से जाऊँगा, तो अब 10 किलोमीटर वाला और 4 किलोमीटर वाले में अंतर क्या होगा? जो 10 किलोमीटर वाला है वो सीधा सीधा दूरी है, जो शॉर्टकट वहाँ डिस्टेंस तय किया गया वो सीधा सीधा विस्थापन है। दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, दोनों का मात्रक एक ही है, यानी दोनों का मात्रक मीटर होता है, बस राशि का अंतर होता है। और ये एक अदिश राशि है, विस्थापन एक सदिश राशि है। परिभाषा पहले जान लो, इसका क्या होता है बेटा? किसी वस्तु द्वारा तय किए गए दूरी में या दूरी के दौरान, समझिएगा परिभाषा कठिन नहीं है, समझना इसको कठिन हो जाता है, समझ गए, परिभाषा अपने से बनाना। किसी वस्तु द्वारा तय किए गए दूरी के दौरान अंतिम स्थिति तथा प्रारंभिक स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी कह सकते हो, या दूरी ही क्या है? विस्थापन है। अब नहीं समझ में आया ना? चलो यहाँ ऊपर देखो, ये गतिमान अवस्था, ये देखो अंतिम स्थिति, मतलब वस्तु ने यहां से चलना प्रारंभ किया था, बी पे आके रुका था एक निश्चित समय में। किसी वस्तु, कोई भी वस्तु था, ए से चलना प्रारंभ किया, बी पे आया, तो अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति के बीच की ये जो दूरी है, जो बीच का अंतर है, इसी दूरी को बेटा क्या कहते हैं? इसी दूरी को कहते हैं विस्थापन। और अगर यहां से नहीं समझ में आया ना, तो फिर दूसरे तरीके से मैं समझाने का प्रयत्न करता हूं। ये लिख लो, न्यूनतम दूरी ही विस्थापन है, आपके समझने के लिए। न्यूनतम दूरी ही विस्थापन है। अब यहां से भी नहीं समझ में आया तो थोड़ा सा मैं इसको इरेज करूंगा, फिर आपको समझाने का प्रयत्न करूंगा। यहां से समझने का प्रयत्न करिए। ये एक मैंने त्रिभुजाकार आकृति वाला स्पेस बनाया है। ये है 4 किलोमीटर, ये है 3 किलोमीटर। कोई वस्तु यहां ए से सी पे आना चाहती है, ठीक है, और वो जब यही रास्ता पकड़ के आएगी तो कितना दूरी तय करना पड़ेगा? 4 धन 3 बराबर 7 किलोमीटर। बोलो हाँ। ये क्या हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा दूरी। लेकिन अगर मान लो छोटा मोटा कोई मेड़ या शॉर्टकट रास्ता इधर से था,
तो अब इसको बिंदु बी तक आने की क्या जरूरत है, वो डायरेक्ट बिंदु ए से सी पे आ जाएगा। ठीक है, और जब डायरेक्ट बिंदु ए से सी पे आ जाएगा तो ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो डिस्टेंस है, इसको बोलते हैं विस्थापन। क्या बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं विस्थापन। और ये वाला जो एरिया आया है, इसको बोलते हैं दूरी। जब ए से बी और बी से सी पे गई वस्तु तो ये दूरी हो गई, लेकिन डायरेक्ट ए से सी पे गई तो ये फिर हो गया विस्थापन। अब देखो, दूरी तय करना पड़ा हमको 7 किलोमीटर, लेकिन विस्थापन, दूरी का मतलब जब भी दूरी से प्रश्न किया जाएगा तो जो सीधा सीधा रास्ता बना रहेगा, कोई सबसे लंबा वाला रास्ता पकड़ लेना, लंबा वाला रास्ता क्या हो जाएगा, दूरी हो जाएगा, और छोटा वाला रास्ता जो सीधा सीधा बना होगा, लंबवत बना होगा, वो विस्थापन हो जाएगा। तो विस्थापन ज्ञात करना पड़ेगा, शॉर्टकट। यहाँ से विस्थापन, मान लो इसी चित्र का आपसे दे दे कि इसका विस्थापन ज्ञात करो, तो दोनों भुजाओं का क्या कर देना, वर्गमूल निकाल लेना। यानी ये कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, पाइथागोरियन में आपने पढ़ा हुआ है, 4 और 3 का वर्ग, तो क्या हो जाएगा, 4 चौके 16, 3 त्रिका 9। अब क्या मिल गया आपको, 25 मिल गया, यानी कितना आ गया, 5 किलोमीटर आपको मिल गया। यानी देखो बेटा, विस्थापन कितना निकल करके सामने आया, विस्थापन 5 किलोमीटर आया, जबकि दूरी कितना आया, ये हो गया विस्थापन, और ये हो गया दूरी। लोग शॉर्टकट क्यों अपनाते हैं, क्योंकि उनको कम दूरी तय करना पड़ता है, और कम दूरी विस्थापन है, अधिकतम दूरी दूरी है। अधिकतम मार्ग की लंबाई तय कर रहे हो तो दूरी हो गई, और कम दूरी तय कर रहे हो तो विस्थापन हो गया। इसलिए विस्थापन को शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहते हैं बेटा। तो हमको नहीं लगता कोई दिक्कत होगी दूरी और विस्थापन को समझने में। न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं, या किसी वस्तु द्वारा तय किए गए दूरी के दौरान, दूरी के ही दौरान अंतिम स्थिति जहां पे गई है वहां, और जहां से चलना प्रारंभ की थी, जहां से उसने अपना गति प्रारंभ किया था, वहां दोनों के बीच का जो अंतर होता है, अंतर या उसके बीच की न्यूनतम दूरी होती है, वो विस्थापन होता है। या न्यूनतम दूरी, शॉर्टकट दूरी को विस्थापन कहते हैं। विस्थापन भी क्या है बेटा, विस्थापन अदिश नहीं है, यह एक सदिश राशि है। अब सदिश राशि अगर है तो इसका मान क्या होगा, जरा बता दो हमको। मैंने तुम लोगों को बताया है कि सदिश राशियों का मतलब कि उस वस्तु का मान प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है। तो इसको अब ऐसे नोट करते जाना, क्योंकि मैं बार बार नहीं लिखूंगा। अदिश है तो धनात्मक, सदिश है तो धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य, कुछ भी हो सकता है। और मात्रक इसका क्या हो जाएगा बेटा, इसका मात्रक हो जाएगा वही जो दूरी का मात्रक है, यानी मीटर। तो मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगी इसमें। अब चलिए एक दो न्यूमेरिकल मैं दे देता हूँ दूरी और विस्थापन निकालने वाला, उसके बाद ये टॉपिक आज का ही पे क्लोज करता हूँ। अगले टॉपिक में हम लोग चाल पढ़ेंगे, अगले टॉपिक में हम लोग वेग से संबंधित विभिन्न प्रकार के जो न्यूमेरिकल्स होते हैं, जो जहाँ से एक नंबर लगभग फिक्स भी होता है, जहाँ पे 20-25 नंबर का फिजिक्स पूछा जाना है या साइंस पूछा जाना है, आप वेग से तो एक नंबर पूछा ही जाएगा, इसमें कोई दो राय ही नहीं है। ठीक है, तो चलिए इससे और भी जो न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं उसको देखा जाए थोड़ा सा। इसको मैं इरेज कर दूं। चलिए, दिए गए चित्र में एक प्रश्न है, दिए गए चित्र में दूरी व विस्थापन ज्ञात करें। दिए गए चित्र में दूरी और विस्थापन ज्ञात करें, और चित्र आपका है ये 8 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, फिर ये 8 किलोमीटर, ये 6 किलोमीटर। ये है बिंदु ए, ये है बिंदु बी, सी, डी और ई।
अब इससे दूरी भी ज्ञात करनी है और विस्थापन भी ज्ञात करना है। विस्थापन भी ज्ञात करना है, इस तरह से चित्र होगा, इसका मतलब आप समझ जाओगे इसमें शॉर्टकट दूरी कहीं ना कहीं दिया है। विस्थापन का मतलब शॉर्टकट दूरी, ठीक है, यहाँ से सीधे निकल देगा यहाँ, और ए से सी और सी से ई, तो इसको मिल जाएगा। लेकिन दूरी जब तय करना होगा तो इसको ए से बी जाना होगा, बी से सी, सी से डी और डी से ई, तब दूरी मिलेगा। यानी लंबवत जो एकदम अधिकतम दूरी, यहाँ अधिकतम मार्ग की लंबाई तय करना पड़ रहा है वो दूरी है, और जो न्यूनतम मार्ग की लंबाई तय करना पड़ रहा है सीधा सीधा, वो विस्थापन है। तो ये तो आपको बनाना पड़ेगा। तो दूरी ज्ञात करने के लिए तो हमको कुछ करना ही नहीं है, मैंने आपको बताया है जो अधिकतम लंबाई है उसको तय कर दो। यानी सीधा सीधा हमको क्या कर देना है, ए से जब वो बी तक पहुंच रहा है, ठीक है, एक स्थिति ये हो जाएगी धन, बी से जब वो सी तक पहुंच रहा है एक स्थिति ये हो जाएगी धन, जब वो सी से डी तक पहुंच रहा है एक स्थिति ये हो जाएगी धन, जब वो डी से ई तक पहुंच रहा है एक स्थिति ये हो जाएगी। यानी चारों स्थितियों में जो चारों का मान है जोड़ दो, यानी 8 किलोमीटर, धन बी से सी तक जाने में 6 किलोमीटर, धन सी से डी तक आने में 8 किलोमीटर, धन डी से ई तक जाने में 6 किलोमीटर। 8 6 14, 14 और 8 14 और 8 22, 6 28 किलोमीटर यहाँ पे आपका आ गया। कोई दिक्कत तो इसमें होने ही नहीं चाहिए, ये दूरी आपको मिल गया अभी 28 किलोमीटर। कोई दिक्कत बोलोगे नहीं होनी चाहिए। तो ये 28 किलोमीटर आपको दूरी मिला है। यानी अगर आप दूरी तय करते हो सीधे सीधे रास्ते से बिना खड़ंजे और मेड़ के, तो आपको 28 किलोमीटर जाना पड़ेगा। लेकिन वहीं अगर आप यहाँ विस्थापन तय करते हो, यानी शॉर्टकट न्यूनतम दूरी आपसे पूछ ले इनके बीच की न्यूनतम दूरी क्या है, तो न्यूनतम दूरी का मतलब आप तुरंत जान जाओगे कि यहाँ विस्थापन पूछ रहा है। क्यों? यही तो है ना, यही आपको फंसाएगा कि न्यूनतम दूरी पूछ लिया आपने, न्यूनतम दूरी पढ़ा ही नहीं क्योंकि आपने विस्थापन पढ़ा हुआ था। तो न्यूनतम दूरी मतलब अब उसी को क्या करोगे, त्रिभुजाकार आकृति दिया तो कर्ण का स्क्वायर होता है, त्रिभुज 1 है ये त्रिभुज 2 है। दोनों के लिए आपको कर्ण ज्ञात कर लेना है, वही दोनों को जोड़ लेना है खाली बस। तो कर्ण का स्क्वायर त्रिभुज नंबर 1 के लिए क्या हो जाएगा, विस्थापन या न्यूनतम दूरी बराबर √8 का स्क्वायर धन 6 का स्क्वायर। इसी तरह से त्रिभुज नंबर 2 के लिए विस्थापन बराबर क्या हो जाएगा, √8 का स्क्वायर धन 6 का स्क्वायर। ये आ जाएगा √100, ये आ जाएगा √100। यानी इसका वैल्यू भी 10 मिला, इसका वैल्यू भी 10 मिला, दोनों को जोड़ दिया 10 और 10 तो क्या हो गया आपका 20 किलोमीटर। यानी आपने विस्थापन निकाला तो महज आपको 20 किलोमीटर जाना पड़ा। 10 ये आपको मिल गया 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर ये आपको मिल गया, विस्थापन आपको मिल गया, कुल न्यूनतम दूरी मिल गया, विस्थापन या न्यूनतम दूरी आपको कितना मिल गया, तो आप बोलोगे 20 किलोमीटर ही मात्र जाना पड़ा, 8 किलोमीटर की कमी देखने को मिली। जबकि दूरी अगर बात करेगा तो सबको आपने जोड़ दिया था तो 28 किलोमीटर आपको आना पड़ा। इस तरह से प्रश्न को हल कर सकते हो, कोई भी सा भी प्रश्न आ जाए। हमेशा विस्थापन आपको ज्ञात करना पड़ेगा, दूरी जो दिया गया होगा सबसे लंबा मार्ग उसी को आप जोड़ दीजिएगा तो दूरी मिल जाएगा। तो दूरी और विस्थापन से ऐसे ही प्रश्न आएंगे। सबसे मेन और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है वेग से संबंधित प्रश्न, क्योंकि वहाँ विरामावस्था से पूछ लेगा, वहाँ गतिमान अवस्था से पूछ लेगा, तो वहाँ पे आपको अपने दिमाग को भी चलाना पड़ेगा थोड़ा सा, जिसको हम लोग अगले क्लास में चर्चा करेंगे। जाहिर सी बात है कि वो भी आपको समझ में आएगा, बस आप कंटिन्यू क्रमबद्धता के साथ चलते रहें। मुझे लगता है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप अपने और भी दोस्तों तक इसको शेयर करें ताकि और भी हौसला अफजाई हो, और ऐसे निरंतरता के साथ मैं आपके लिए दिल से जुड़ता रहूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।